तो ओवैसी पर हमला किसकी साजिश, ये कैसी साजिश? सवाल इस बात को लेकर है कि इसके दो खास पहलू हैं। एक ये पहलू है जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है, दूसरा पहलू ये है कि इंतखाबात का मौसम है, ऐसे में कई बड़े नामी गिरामी चेहरे लीडरान लोगों के बीच में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। क्या इस तरह के वाकयात ये यकीनी बनाने में कारगर साबित होंगे कि कैसे आखिर उनके हिफाजत को यकीनी बनाया जाए? हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं AK जैन साहब जो फॉर्मर DGP हैं, सैयदा फलक जो AIMIM के लीडर हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी तर्जुमान BJP। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जो खासतौर से इस पूरे क्राइम की एक्टिविटीज पे ज्यादा उनकी नजर रहती है, उनकी वो बीट है, हम उनसे जानेंगे इसकी और बारीकी। मैं सबसे पहले AK जैन साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसे तो इसका जो सबसे बड़ा इसका जो असर है वो इसका सियासी असर हो सकता है शायद, लेकिन एक ऐसे राज्य में, एक ऐसी रियासत में जहां के बारे में बड़े बड़े लीडरान, जिस पार्टी की वहां सरकार है उस पार्टी से जुड़े बड़े बड़े लीडरान ये कहते नहीं थकते कि वहां का गुंडा राज जो है वो खत्म हो चुका है। ये किस तरह की चूक आप इसे मानते हैं? कितना बड़ा ये एक थ्रेट है ऐसे तमाम बड़ी शख्सियात को लेकर, और कितना बड़ा ये सवाल निशान है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, घटना बड़ी है। इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस प्रकार से फायरिंग करना, उनकी गाड़ी पर फायरिंग करना, रेकी करना कि वो किठौर से आएंगे और छिजारसी टोल पे रुकेंगे, तो ये एक सिरफिरे किस्म के अपराधी हैं। जो उनका मकसद क्या है, जो अभी तक तो बात समझ में आ रही है कि वो कुछ बयानों से, इनके भाई के अकबरुद्दीन के बयानों से नाराज थे। तो नाराज होने का मतलब ये नहीं होता है, हर किसी की अपनी विचारधारा है कि आप उसको इस प्रकार से अंजाम दें कि आप फायरिंग करें। कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, इन पे तो रासुका वगैरह लगना चाहिए। और हापुड़ पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स मेरठ में जो बैठे हैं वो सख्त कार्रवाई कर भी रहे हैं। पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक को अरेस्ट किया है और एक जो है वो वहीं पकड़ गया था मौके पर ही। उनकी पूछताछ चल रही है, पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया जा रहा है। उनके किन किन से लिंक्स हैं ये सब खंगाले जा रहे हैं। ये सब होना चाहिए क्योंकि एक बड़ी शख्सियत के ऊपर फायरिंग हुई है, गंभीर घटना है। और अभी से इसमें इतनी सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए कि दोबारा भविष्य में 10 मार्च तक, जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, कोई भी इस प्रकार की हिमाकत कहीं पर ना कर सके। एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। 2 महीने तकरीबन हुए हैं जब दिल्ली में इनकी रिहाइशगाह पर भी हमले हुए थे, और अब ये वाकया, रिहाइशगाह पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की धमकियां मिली थी। सवाल इस बात को सिर्फ लेकर है कि एक पार्टी का अध्यक्ष, एक पार्टी का सदर, और अभी जब चुनावी माहौल है तो कई पार्टियों के सदर लोगों से मिलने जा रहे हैं, काफिलों में जा रहे हैं, उनका कैलवकेट चल रहा है, तो ये कैसा सिचुएशन है? ये क्या सबको अपनी जान का डर हो जाएगा? लोग कैंपेन नहीं कर पाएंगे? कैसे जाएंगे कैंपेन करने? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा माहौल नहीं है। मैं इसी प्रदेश में रह रहा हूं बचपन से। कोई ऐसा माहौल नहीं है, सख्ती का माहौल है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई अंदेशा हो कि रेप्रेजल्स होंगे या काउंटर अटैक्स होंगे या कहीं कोई घटनाएं हुई हैं तो उनका जो है उनके रिपरकशन सामने आएंगे। ऐसा भी कोई माहौल इस समय प्रदेश में नहीं है। इस समय प्रदेश में सब शांतिपूर्वक सब चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, लोग बाहर डोर टू डोर जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं दो एक जोकर टाइप के लोग हैं, सिरफिरे टाइप के, जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। और नहीं, ऐसा शुरू से ये कह देना कि सिरफिरे टाइप के लोग, ये तो एक जजमेंट देना हो गया। नहीं, ये कैसे मान सकते हैं? वैसे तो ये सवाल उठा रहे कि इनके पीछे कोई दिमाग है, कोई साजिश है। मेरी जो अभी तक बात हुई है पुलिस अधिकारियों से, अभी तक कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आई है। उनके कॉल रिकॉर्ड सब खंगाले जा रहे हैं, किन किन से उनके लिंक से सब देखा जा रहा है। कई बड़े सियासी चेहरों के साथ उनकी तस्वीर हैं। देखिए, तस्वीर तो जब मैं DG था तो 85 लोग मेरे साथ ले लेते थे कि सर एक सेल्फी ले लें। अब मुझे तो पता नहीं है, मैं उनसे पूछूं कि आप अपनी ID दिखाइए पहले मुझे। तो आज ही 2-3 लोग आए कि साहब मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। भाई बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए। तो इससे कोई लेकिन मुझे लगता है इसको इस एक एंगल को इतने हल्के में शायद लेना अभी बर वक्त सही भी नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। सैयदा फलक हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर MIM।
सैयदा, सवाल इस बात को लेकर है कि जो ओवैसी साहब सवाल उठा रहे हैं कि 2 महीने पहले दिल्ली में उनके रिहाइशगाह पर हमले होते हैं, जो बिल्कुल वीआईपी एरिया कहा जाता है, वहां पे हमले हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे धमकियां मिलती रहती हैं। अभी सरेआम गोली चल गई, गोली कार के दरवाजे पे लग गई। अगर उसका निशाना थोड़ा इधर उधर हो जाता, कुछ अनहोनी हो सकती थी, फिर क्या होता? तब भी हम ये कहते किसी सिरफिरे ने गोली मार दी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो एक 4 टाइम एमपी, एक पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक पार्टी के प्रेसिडेंट पर जानलेवा हमला होना कोई मामूली वाकया नहीं है। और वो सिर्फ एक एमपी नहीं रहे, अब वो हिंदुस्तान के जितने भी माइनॉरिटीज है और उनके खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जितने भी नाइंसाफियां और जुल्म हो रही है, उन सब के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक वाहियात लीडर है। तो एक वाहिद लीडर है, एक बड़ी आवाज है जी, वाहिद लीडर, जो आप ये कहना चाहती है जी। और वो जो है संविधान के दायरे में रहते हुए जो है लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो ये उन लोगों की साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। क्योंकि आप जैसा बताया कि 2 महीने पहले भी उनके घर पर अटैक हुआ, दिल्ली के घर पर, जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने है, और उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट किया गया और लोगों को क्या सजा दी गई वो कुछ पता नहीं है। तो ये उन लोगों की साजिश है जो नथुराम गॉडसे की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो एक रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, जो देश को बांट रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये उन लोगों की साजिश है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास भी आऊंगा और हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बस आता हूं शुभेंदु जी के पास के बाद। शुभेंदु जी, एक चुनावी माहौल है, तमाम पार्टियों के लीडर, एमपी, मिनिस्टर्स अलग अलग पार्टियों के लोगों से मिलने जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर है, काफिले की शक्ल में लोग जा रहे हैं। ऐसे में किसी पार्टी के सदर पर हमला हो जाए, दिन दहाड़े गोलियां चल जाए गाड़ी की दोनों तरफ से। देखिए विशाल साहब, इस पे जैन साहब ने भी बोला है और मैं भी बोल रहा हूं कि जो लोग भी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना से 24 घंटे के अंदर पिस्तौलें गिरफ्तार ले ली गई हैं, 14 दिन का रिमांड पे ले लिया गया है। और जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आई है कि वो कोई ओवैसी साहब या ओवैसी साहब के भाई के कोई स्टेटमेंट पे ज्यादा वो प्रभावित हो गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उस पर कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जहां तक हमारी प्रवक्ता कह रही थी AIM के कि उस विचारधारा और इस तरीके के लोग सिरफिरे लोग हैं, हम ये कहते हैं कि इसमें सिरफिरे लोग, कुछ जो लोग हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होगा तो लोगों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, लोग इसको समझेंगे, सेंसिबल होंगे। ये लोकतंत्र है और यूपी की पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दोनों लोगों को पकड़ा है और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। ओवैसी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो कोई और क्यों ना हो, आप या हम क्यों ना हो, जो लोग भी इस तरीके का हमलावर करने वाले लोग हैं उन पर एक्शन हो रहा है। यही उत्तर प्रदेश को हम लोग उत्तम प्रदेश कहते हैं कि देखिए दिल्ली, वहां की पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने इमीडिएटली पकड़ के और उनको, लेकिन लोग तो ये भी देखे शुभेंदु जी कि पार्टी के सदर की गाड़ी पर सरेराह गोली चला दी गई दिन दहाड़े। हाँ, तो ये तो लोग ये देख रहे हैं कि सिरफिरे लोगों की कोई कमी, मतलब ये कैसे, ये कैसे रह गए? वहां तो बुलडोजर की बात होती है, आपको क्या, वहां तो बुलडोजर की बात हो रही है, वहां तो ये बड़े लीडर कह रहे हैं कि वो तड़ीपार हो चुके हैं, वहां कोई बचा ही नहीं है, तो फिर गोली चलाने वाले कहां से आ गए? विशाल साहब, आप भी प्रैक्टिकल बात करो यहाँ पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं कि लोगों ने ये देखा, उनके दिलों में ये डर क्यों नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकल वो इतने बेखौफ क्यों है? कोई भी घटना कहीं भी हो सकती है, इनका कोई पुलिस का, इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। वो इतने बेखौफ क्यों है? बेखौफ इसलिए है कि वो खुद को बता रहे हैं कि मैं एक पार्टी से जुड़ा हूं, उनके वो अपने फेसबुक पेज पर लिख रहे हैं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूं। अरे उनको किसी को लिखने दो। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी इस तरीके के हमला करने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं करती है और उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन होगा। आधा देश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कोई गलत काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या वो प्रमोट कर रही है, तो बिल्कुल गलत है इस तरीके का किसी को बोलना। और दूसरी बात, इस तरीके की चीजों को प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। पुलिस अपना एक्शन कर रही है। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है शुभेंदु जी? सवाल इस बात को लेकर है। प्रोपेगेंडा ओवैसी जी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अच्छा, उनके ऊपर गोली चली वो आवाज भी ना उठाए? अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह ने उनके ऊपर गोली चली वो आवाज भी ना उठाए। चलिए ठीक है, ये ओवैसी जी नहीं कर रहे।
मैं तो वही कह रहा हूं, अभी उनको सुनाया है मैंने, फिर सुना दूंगा। शंकर आनंद, मैं आपके पास आ रहा हूं। कितना बड़ा ये थ्रेट है एक ऐसे माहौल में जब इलेक्शन का माहौल है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, काफिलों की शक्ल में लोग जा रहे हैं, रैलियां भी, छोटी मोटी सभाएं भी की भी इजाजत हो चुकी है, छोटी मोटी सभाओं करने की। ऐसे में एक पार्टी के सदर पर, पार्टी के अध्यक्ष पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी जाए, क्या सिर्फ ये कह के शांत हुआ जा सकता है कि भाई चोट नहीं लगी उनको, जख्मी नहीं हुए वो? शंकर, देखिए, पर आप ये बात कर रहे हो कि काफी देर तक पूरा एक मिनट सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं। शंकर आनंद से जो हमारी बातचीत हुई थी जी, उनका साफ, देखिए कल सांसद ओवैसी से हमारी इस मामले पर काफी देर तक बातचीत हुई और उनका कहना साफ तौर पर था एक साजिश के तहत उन पर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हमला किया गया था, अगर वहां पर सांसद ओवैसी के जो चालक हैं, अगर वो सूझबूझ का अगर वहां पर परिचय नहीं देता तो निश्चित तौर पे वहां पर फायरिंग के दौरान में कई लोगों की जान भी जा सकती थी। और जिस तरह से वहां पर गाड़ी वहां से निकाला गया, जिस तरह से वहां पर जान बचा के निकाला गया, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मामला एक साजिश की जो एक बू है वो नजर आ रही है, ये उनका आरोप है। क्योंकि यहाँ पर उनका कहना था कि वहां पर सिर्फ 2 लोगों का काम ये नहीं हो सकता है। हालांकि कल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और जिस तरह से बकायदा उसकी गिरफ्तारी बाद में की गई और सहारनपुर और नोएडा कनेक्शन निकल के आया। इस मामले में सांसद ओवैसी का कहना है कि अगर इन दोनों का अगर सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाए, उसके व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन का डेटा निकाला जाए और ये तफ्तीश किया जाए कि इसके किन लोगों के साथ कनेक्शन रहे हैं, किन लोगों के से ये आदेश प्राप्त कर रहा था, किसके निर्देश पे इस तरह के मामलों का अंजाम दिया गया, तो हो सकता है कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पे इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस काफ़ी विस्तार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन तमाम कड़ियों को तलाशने का प्रयास कर रही है जिसका कनेक्शन इन दोनों आरोपी के साथ में है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई भी की गई और हालांकि जिस स्थान पे घटनास्थल है वहां से सीसीटीवी कैमरे के आधार पर वहां पर आरोपियों को पहचाना गया, लेकिन देखा जा सकता है किस तरह से दोनों आरोपी ताबड़तोड़ वहां फायरिंग कर रहे हैं। दोनों का जो असॉल्ट है, जिस तरह से बकायदा सांसद ओवैसी से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने जो हुलिया बताया, बाद में सीसीटीवी कैमरे में वही हुलिया नजर आया और जिस तरह के पोशाक और जिस तरह से जो पिस्टल का प्रयोग किया गया वो काफ़ी आधुनिक तरीके से का पिस्टल था और जिस तरह से फायरिंग की गई, तो इस मामले में सांसद ओवैसी का कहना था कि हमारे काफ़ी जो नज़दीक से वो हमारे फायरिंग जो है वहाँ से गुजरा है और जो फायरिंग हो रही थी वो तकरीबन 10 से 15 कदम के फासले पे। निश्चित तौर पे ये मामला काफी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते सवाल वही है जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा, खासतौर पर गृह मंत्रालय के द्वारा का माहौल है जब हर पार्टी के बड़े से बड़े, छोटे से, यहां तक के जो हमारे वजीर दाखिला है, जो हमारे वजीर दिफा हैं, उन सब लोगों की रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। ऐसे में इस मामले को पर कितना बड़ा सवाल खड़े करता है कि इतने बेखौफ लोग कैसे घूम फिर रहे हैं, उनमें खौफ क्यों नहीं है? क्या उनको नहीं पता था कि सीसीटीवी कैमरे यहां इस जगह पे इंस्टॉल हो सकते हैं, वो कैमरे के अंदर आ सकते हैं, वो पकड़े जा सकते हैं, तो वो इतने निडर क्यों हैं? एक जैन साहब, मेरा एक सवाल आपसे सिर्फ जो मनोदशा होती है ना, कहते हैं ना कि दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या ऐसे लोगों के जहन में यह बात होती है कि हम पकड़े जाएं तो हमारा कुछ नहीं होगा या हम पकड़े ही नहीं जाएंगे? इतना बड़ा कदम कोई किस तरह उठा लेता है? नहीं, ये गलतफहमी उनको नहीं है और अगर गलतफहमी उनकी है तो वो दूर हो जाएगी। उनके ऊपर बड़े कड़े कानून लगाए जाने की पूरी तैयारी है और पूरा बैकग्राउंड उनका तलाशा जा रहा है और मैं समझता हूं कि यूपी पुलिस इस घटना से सबक लेगी और इसके बाद जो और पुलिस के प्रबंध हैं, सुरक्षा के प्रबंध हैं, जो नेताओं के इर्द गिर्द फोर्स है, उनको और कड़ाई से मजबूत किया जाएगा। ओवैसी साहब का कहना था कि वो फोर्स नहीं लेते हैं, साथ में रखते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा भी उनको दी गई है पर उन्होंने शायद उसको नकार दिया है। ये अपना उनका एक उनकी पॉजिटिव सोच है कि मैं फोर्स के साथ नहीं दिखना चाहता हूं, तो पर तब भी पूरा प्रबंध रहना चाहिए। और इसी टोल के पास में एक छजारसी पुलिस चौकी थी बिलखवा थाने की, हापुड़ की साइड में, जिसके पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर, सिपाही वगैरह थे वहां पे, चौकी के बाहर ही थे। और जैसे ही ये सब हंगामा हुआ वहां पे एक्चुअली पहले ये सूचना गई कि वहां टोल पे मारपीट हो गई है, टोल पे कुछ घटना हो गई है, वो तुरंत भागे और उस व्यक्ति को पकड़ लिया। दूसरा व्यक्ति तत्काल जो है वो सरेंडर कर गया। वो मेरे ख्याल से इसके पीछे इन्होंने पहले से तय किया होगा
कि कड़ी कार्रवाई हो, इसके पहले खुद ही हम पुलिस के को अपने को सुपुर्द कर दें। रिमांड ले लिया गया है उनका, उनके जैसा वैसी ने बताया है स्टेटमेंट्स में, वो हमने सुनाया भी था इससे पहले भी कि उनके काफिले में 2-3 गाड़ियां थी, तो किसी एक गाड़ी वाले ने वो जो अटैकर था उसको अपनी गाड़ी से पुश किया, वो गिर गया। जी हाँ, ठीक है, तब शायद वो पकड़ में आया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक पार्टी और उसका अध्यक्ष, कई पार्टियों के अध्यक्ष चुनावी माहौल में जा रहे हैं लोगों से मिलने। दूसरी बात यह है कि 2 महीने पहले इनके घर पर दिल्ली में जो बिल्कुल वीवीआईपी एरिया, वहां पर अटैक हुआ होता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं इस नुक्ते से आपके पास आना चाहता हूं। मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई इसका पॉलिटिकल माइलेज ले या नहीं ले, मेरा सिर्फ सवाल यह है सिक्योरिटी को लेकर। क्या आज की तारीख में जो लोग भी वहां पर कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, क्या उनके अंदर एक डर नहीं बैठ जाएगा? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल नहीं खड़ा करता यूपी में? शांति, मैं खुद यूपी के चुनाव में हूँ और वेस्टर्न यूपी का ही चुनाव का जिम्मेदारी मेरे पास है। और ये जो घटना है, ये घटना निंदनीय घटना, ये आपको मैंने पहले सेंटेंस में कहा। जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा जाना चाहिए, जिनसे जुड़ा हुआ है कोई इसमें मास्टरमाइंड है तो उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। ये भी आप कैसे कह सकते हैं कि वही मास्टरमाइंड है? ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, हमने क्या बोला, कोई मास्टरमाइंड जो भी हो इसको, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, ये सेंटेंस है हमारा। यदि मास्टरमाइंड है तो मेरा ये कहना है कि रिमांड में पुलिस ने लिया है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। और दूसरी चीज, जब इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, जब पब्लिक के साथ चल रहा होता है और लोग विचारधाराओं में आप कुछ बात कहते हैं, लोग उसके विरोध में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे को ऐसा रिक्वेस्ट करना हो, वो कहते हैं ओवैसी साहब की पार्टी से बैठी हुई है मैडम, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो इस समय पर शायद कुछ दिनों के लिए, जब तक ये चुनाव चल रहे हैं 2 महीने के लिए, जेट प्लस सिक्योरिटी जो उनको दी गई थी उसको वो जरूर ले, क्योंकि सिर्फ लोग होंगे और लोग कुछ करेंगे और आप हमको कहोगे कि यूपी की सरकार या दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। इसलिए जो सिक्योरिटी दी जाए वो सिक्योरिटी को जरूर लिए, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है। ठीक है, शंकर आनंद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस जानकारी के लिए कि सिक्योरिटी को लेकर क्या बात है? क्या उन्हें और सिक्योरिटी जो भी उनके पास थी या वो नहीं अवेल कर रहे थे, तो क्या अब उन्हें सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई गई है? क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, जिस तरह से कल जानलेवा हमला हुआ है सांसद ओवैसी पर, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय काफ़ी गंभीरता से देख रही है इस मसले को। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जज श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें प्रदान किया गया है। लेकिन क्या वो जज श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था लेंगे या नहीं लेंगे, इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पर ऐलान सांसद ओवैसी के द्वारा नहीं आया है। क्योंकि कल देर रात तक जब हमारी बातचीत हो रही थी तो सांसद ओवैसी का कहना था कि वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं लेंगे, और उनका कहना था कि 1994 से लगातार वो विधायक रहे, उसके बाद फिर वो सांसद बने और सुरक्षा व्यवस्था उन पे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था उनके व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आम लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए, वो नहीं लेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, वो इससे इनकार कर सकते हैं, जैसा कि वो कल देर रात तक औपचारिक तौर पर न्यूज़ 18 के साथ में बातचीत करने असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 4 बार के मेंबर पार्लियामेंट है। जब मैंने उनसे 4 बार के मेंबर पार्लियामेंट के साथ साथ उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला हुआ है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे भी शिकायत करेंगे। उनके बाद अपनी ये शिकायत, मतलब कि उनके साथ ये हुआ, उसके बारे में वो चाहेंगे कि इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। उन्होंने कहा है कि हम पीएम से भी गुजारिश करेंगे कि इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे किसी का दिमाग है, सिर्फ 2 लोग नहीं है, ये वैसे ही कहना है, ये सिर्फ 2 लोग नहीं, इसके पीछे किसी का दिमाग है। तो कौन लोग हैं? जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक ये वो लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, और वैसे कहते हैं कि हम संविधान की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल इस बात को लेकर है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सईदा फलक का, जी, क्या ये माना जाए कि इससे ओवैसी साहब जो भी अपना एक मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भी उनकी अपनी एक विचारधारा है बाकी और भी पार्टियों को लेकर, क्या उस पर ऐसा लग रहा है कि कुछ वो इसमें कुछ डगमगा जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो जो है ना सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, और बंदों से हमें डर नहीं लगता। अगर हम शहीद भी हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम इसके लिए ना असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, ना तो वो डरेंगे, बल्कि और उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ेगी, वो और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और अभी जो बोल रहे थे कि हम लोग को प्रोपेगेंडा चलाने की जरूरत नहीं है, भाई
एक ऑनरेबल एमपी के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, उनको धमकियां आते रहती है, 2 महीने पहले उनके घर पर अटैक हुआ, उसके बाद पकड़े जाने वाले लोग सीधा से साफ साफ बोलते हैं कि उनके पास से एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स आते थे जिसकी तरफ से उनको गुस्सा, इसलिए उन्होंने अटैक किया। फिर ये भी बात साफ जाहिर है कि कितने बीजेपी वर्कर्स के साथ या जो भी जो फिरका परस्त ताकत फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ये हम लोग प्रोपेगेंडा नहीं चलाए, ये एक नॉर्मल सा इंसिडेंट है, इसको पहले तो हम हल्के में से ले नहीं सकते। दूसरी बात, अगर कोई मुसलमान या कोई एमआईएम पार्टी से या कोई मुसलमान, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इंसान जो है ऐसा कोई अटैक करता कोई बीजेपी के एमपी के ऊपर या कोई भी लीडर के ऊपर, तो तब कितना हंगामा होता। मुसलमानों को तो टेररिस्ट कहा जाता है, टेररिस्ट बोलते इतना बड़ा हंगामा हो जाता, इतने बड़े इंजाम ये अलग अलग लाइन हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सीधा सवाल ये है कि भाई एक लोकतंत्र का जिसे त्योहार कहा जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है, जनता की अदालत में लोग जा रहे हैं, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, उम्मीदवार सब अपनी अपनी विचारधारा, अपने वादे या जो उन्होंने काम किया उसके साथ जा रहे हैं, तो क्या उनमें एक डर बैठ जाएगा? क्या लगेगा लोगों को कि भाई अगर आप किसी खास पार्टी से जुड़े हैं तो आपको निशाना बनाया जा सकता है? सवाल इसको लेकर है कि लॉ एंड ऑर्डर को और मुस्तकम कैसे किया जाए। एक जैन साहब, एक बार मैं एक छोटा सवाल और करूंगा आपसे कि इसमें यहां पर क्या लग रहा है कि एक तरफ तो ये बातें थी कि भाई अगर किसी ने कोई ऐसा किया, जैसा आपने शुरू में कहा कि रासुका लगना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आपने कहा कि रासुका लगना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इमीडिएटली क्या कुछ हो कि जिससे बाकी दूसरे जो बड़े लीडर वहां जा रहे हैं यूपी में कैंपेनिंग के लिए, किसी में यह बात नहीं आए कि हम कहीं असुरक्षित तो नहीं है? AK जैन साहब। हाँ साहब, ये देखिए मुझे एक्चुअली आपकी आवाज ठीक से आई नहीं है, क्या सवाल पूछा है आपने? मेरा सवाल सिर्फ यह था कि इमीडिएटली ऐसा क्या कुछ होना चाहिए जिससे किसी भी पार्टी के बड़े छोटे लीडरों को ये मन में ना बैठ जाए कहीं कि कहीं हम असुरक्षित तो नहीं है अगर हम लोगों से मिलने जा रहे हैं, कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो? देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा मैं यूपी में ही रहता हूं, यूपी में ही पला बड़ा हुआ हूं। इस समय ऐसा कोई डर का माहौल कहीं पर नहीं है, ये सभी लोग समझ रहे हैं। देखिए, इसके इंटरप्रिटेशन तरह तरह के हो रहे हैं पूरे कंट्री के लेवल पर। कल भी मैं कई चैनल्स पे था तो उनका ये था कि साहब ये तो पोलराइजेशन कराने के लिए बीजेपी ये सब हरकत कर रही है जिससे कि पोलराइजेशन हो जाए। मैं ये सब समझता हूं कि इतनी कोई डीप इसमें प्लानिंग नहीं लगती है। हालांकि पुलिस इसमें पूरी छानबीन करेगी अपने लेवल पर कि इसमें जो है कौन है, इसके पीछे कोई है या यही 2 लोग हैं जी। और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि सभी एक मैसेज सभी को चला जाए कि अगर कोई इस प्रकार की हिमाकत करेगा, कोई इस प्रकार की गलतफहमी अपने दिमाग में ना रखे, उसके खिलाफ NSA, गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह के तहत कार्रवाई होगी और लंबे समय तक ऐसे व्यक्तियों को जेल में रखा जाएगा। चलिए, शुभेंदु शेखरावत जी ने भी यही भरोसा दिलाया है कि खाती यानी कसूरवार जो कोई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या इसके पीछे एक साजिश है, कोई बड़ा दिमाग, बड़ी साजिश? वैसे सवाल उठा रहे हैं, जवाब के लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया, आदाब।